यूपीएससी 2023 का प्रीलिम्स पेपर समाप्त हो चुका है। सभी के सभी लर्नर्स के बीच में जिनका नहीं होने वाला है वो भी डरे हुए हैं और जिनका शायद क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कट ऑफ को लेकर कोई अभी तक प्रॉपर सब सामने नहीं आ रहा है कि किस टाइप की कट ऑफ जाने वाली है, वो भी डरे हुए हैं। तो अगर आप डरे हुए हैं, पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पेपर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल आया था, मैं आपसे ये पूछता हूं कि यूपीएससी का पेपर प्रेडिक्टेबल कब आता है? पिछले 5-6 साल में ही देख लो कितनी बार हमने यूपीएससी के पेपर में अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। पेपर बहुत आसान आ जाता है तब भी बच्चे यही बोलते हैं कि पेपर बहुत ही आसान आ गया, इस बार कठिन आ गया तो बच्चे कहते हैं कि बहुत ही कठिन आ गया है। आई थिंक हमें ये टर्मिनोलॉजी ही बदलने की जरूरत है कि आसान या कठिन आता है, नहीं, ये कह दो सिंपली कि यूपीएससी का पेपर तो अनप्रेडिक्टेबल आता है और आता ही रहेगा। और आई थिंक वही चीज हमने इस बार फिर से देखी है। अगर आप देखो आसान के तुलना में तो 2016 वाज सो इजी कि बच्चे कहने लगे कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनका तो सिलेक्शन होगा ही नहीं। और फिर 2021 का पेपर 2020 की तुलना में सडनली थोड़ा टफ आ गया था, तो बच्चों ने कहा कि ये इतना टफ यूपीएससी पेपर बनाती है। और इस बार तो बहुत ही ज्यादा कठिन आ चुका है, जो कि हमने देखा भी है। नाउ यहां पर पहली बात तो ये कि डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सबसे अच्छा एग्जांपल, मैं बहुत पीछे जाऊंगा ही नहीं, अभी अभी रिजल्ट सामने आया 2022 का, जो इस साल की टॉपर रही हैं इशिता किशोर। उनका 2 साल दोस्तों प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हुआ था और तीसरे अटेम्प्ट में जब उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया तो उनका मेंस भी हुआ और उनका फिर फाइनली रैंक 1 भी आया। तो प्रीलिम्स ना होना या फिर प्रीलिम्स में परफॉर्मेंस अच्छी ना होना, ये इस चीज का बिल्कुल भी कोई पैरामीटर नहीं है बताने का कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है या फिर आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है। पहली चीज तो ये अपने दिमाग से निकाल दो। दूसरी चीज, कमिंग टू सीसैट में भी सेम ही बच्चे कह रहे हैं कि सीसैट का पेपर कम लग रहा था, कैट का पेपर ज्यादा लग रहा था, जैसे लग रहा था कि हम आईएएम के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। तो वो भी बता दूं आपको कि सीसैट का पेपर भी कई बार अनप्रेडिक्टेबल आ चुका है। बहुत सारे कैंडिडेट्स जो कि शायद जीएस1 में अच्छा करके आए होंगे, उनका सीसैट की वजह से पेपर शायद रुक सकता है। तो वहां पर भी आपको डरने वाली बात नहीं है। आई अग्री कि डर होता है, एंग्जाइटी आती है, बहुत सारे बच्चों को अकेलापन महसूस होता है कि 3-4 साल से बैठ के तैयारी कर रहे थे, जो जिनका ये 3rd या 4th अटेम्प्ट था, थोड़ा मन में डर आ जाता है। लेकिन वहां पर भी एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है इसी साल की 2022 की जो टॉपर रह चुकी हैं, रैंक 4 जिन्होंने इस बार हासिल किया है, उनका पहले अटेम्प्ट में प्री नहीं निकला था, दूसरे अटेम्प्ट में उनका पेपर 1 में तो कट ऑफ को क्रॉस किया, लेकिन पेपर 2 में उनका सीसैट नहीं हो पाया था। तो अगेन मैं ये आपको उदाहरण क्यों बता रहा हूं? मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये सब चीजें होती रहती हैं, तो कोई नई बात नहीं है कि ये पेपर बहुत कठिन आ गया। तो यस, कठिन आ गया तो हम अपनी रणनीति को बदलेंगे ना। और यहीं पर मैं कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि कहना चाहता हूं, और ये बातें मतलब कि जनरली आपको समझ आएगा कि हमें इस यूपीएससी वाले टफेस्ट एग्जाम को आखिरकार कैसे अप्रोच करना है। पॉइंट नंबर 1 जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि अब देखिए जो स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं वो आपके काम नहीं करने वाले हैं। ये चीज तो क्लियर है। मैं बाकी सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं जानता, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में ये कह सकता हूं, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक के लिए ये चीज तय है कि इवन ज्योग्राफी जो कि एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक की तुलना में थोड़ी सी ईजी आई थी, जिसमें से 8-9 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि शायद आप सॉल्व कर सकते थे, लेकिन 4-5 क्वेश्चंस को तो टच करना भी मुश्किल था। दोस्तों वहां पर भी क्या है, स्टैंडर्ड सोर्सेज को यूपीएससी ने अब छोड़ दिया है। क्यों ऐसा हुआ है? आजकल इतना इंफॉर्मेशन का फ्लो आ रखा है, फिर भले वो यूट्यूब कह लीजिए, फिर भले ये ऑफलाइन में इतने सारे कोचिंग सेंटर्स हैं, इतने सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्लॉग्स हैं, टेलीग्राम है, ना जाने कितना कुछ है। तो बेसिकली मतलब यह है कि जब आपको सारी स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन एक सिंपल तरीके से अवेलेबल हो रही है, तो यूपीएससी का एग्जामिनर आपसे यह चाहता है कि आप भी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन करें। इस चीज को आपको समझना होगा कि वो आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट मांग रहा है, बिकॉज अगर सभी के पास सभी तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसको भी तो ये देखना है ना कि मुझे उस अभ्यर्थी को मेंस तक लेके जाना है जिसने एक्स्ट्रा एफर्ट करा हो, जिसने ज्यादा मेहनत करी हो, उस अभ्यर्थी को ही मैं मेंस की परीक्षा तक लेकर जाऊंगा। तो ये नंबर 1 पॉइंट है कि अगर आप केवल स्टैंडर्ड सोर्सेज फॉलो करते आए हैं
तो उस केस में अगर आपका नहीं पेपर क्लियर हो रहा है या आपके नंबर 50-60 ही बन रहे हैं तो ये तय है कि आपको अपनी रणनीति उस हिसाब से बदलनी पड़ेगी। और ये बेसिकली यूपीएससी के कहने का मतलब ये भी था। यूट्यूब पे आपने कई सारी वीडियोस देख रही होंगी जिसमें कहा जाता है कि 150 नंबर लाने आसान है, 140 नंबर लाने आसान है। तो वो वाला जो मिथ थी जो कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोगों ने क्रिएट कर दी थी, वो वाला जो भ्रम था ना, वो भी यूपीएससी ने एक ही झटके में खत्म कर दिया है। इस चीज को आपको भी समझना होगा। नंबर 2 थिंग, इसी में इनफैक्ट नंबर 1 में ही मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करके उन्हीं स्टैंडर्ड सोर्सेज से अब थोड़ा आगे बढ़ना होगा। नंबर 2 थिंग जो कि मैं कहना चाहूंगा वो ये है, दैट इज कि अब दोस्तों शॉर्टकट्स नहीं चलने वाले हैं। ये लर्नर्स को मैं पहले से भी कहता आया हूं, मेरी भी टेक्निक जो है वैसी ही रही है। मैं हमेशा ही कहता हूं कि आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, केवल नोट्स पढ़ने से नहीं होगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि केवल नोट्स पढ़ लो, मार्केट से नोट्स ले लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, मे भी शायद किसी न किसी के लिए वो वर्क कर सकता है, लेकिन जो मास ऑडियंस है उनके लिए वो वर्क नहीं कर सकता है। अनलेस एंड अनटिल आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ, निष्ठा के साथ, पूरे संयम के साथ अगर आप इस पेपर को अप्रोच नहीं कर रहे हैं, 1 या 1.5 साल की तैयारी आप नहीं डाल रहे हैं इस पेपर में, तो आपका प्रीलिम्स भी नहीं यहाँ पे क्रैक होने वाला है। मेंस और इंटरव्यू की बात तो छोड़ ही दीजिए, आपका प्रीलिम्स भी यहाँ पे क्रैक नहीं होने वाला है। यही चीज मैं काफी सालों से बोलता आ रहा था, लेकिन मेरे पास कोई एविडेंस नहीं था कहने के लिए। इस साल मैं ये कह सकता हूं दावे के साथ कि अगर आपने प्रॉपरली प्रिपरेशन नहीं करी, अगर आपने प्रॉपरली वो एफर्ट पुट इन नहीं किया है, उस केस में आपका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं होगा। शॉर्टकट्स अवेलेबल नहीं है। ये स्पेसिफिकली उन विद्यार्थियों के लिए है जो कि 2024 या 2025 की तैयारी करने के लिए अभी अभी मैदान में उतरे हैं। दोस्तों, देयर आर नो शॉर्टकट्स अवेलेबल टू दिस यूपीएससी जर्नी। दिस आफ्टर ऑल जो है सबसे टफेस्ट एग्जाम है, सबसे टफेस्ट जॉब है जो कि आप कर सकते हैं पूरे भारत में। तो इसीलिए आपको यहाँ पर कोई छोटे मोटे रास्ते नहीं ढूंढने हैं। और यहीं से मेरा तीसरा पॉइंट भी सामने आता है, दैट इज कि दिस प्रिपरेशन रिक्वायर्स अ लॉन्ग हॉल, मतलब कि आपको अपना समय देना होगा। जो बच्चे वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए थोड़ी कठिनाइयां आ सकती हैं, आई अंडरस्टैंड, लेकिन वहां पर क्या होता है ना, बच्चे ये करना शुरू कर देते हैं कि अब इसके ज्यादा मैं क्या करूं, पहले मैं जॉब भी करता हूं, फिर मैं तैयारी भी करता हूं, तो वो ये करने लग जाते हैं जैसे कि वो किसी और पे एहसान कर रहे हो। तो ऐसा नहीं है। आपको उस चीज को आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए ही कर रहे हो। अगर आप अपनी जॉब में रहते हुए भी तैयारी कर रहे हो तो आप किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, आप अपने लिए ही कर रहे हो। आप अपने कारणों को ठीक करो, ठीक है। और वहीं पर आपको समझना है कि ये एग्जाम समय चाहता है। 6 महीने की तैयारी से, 4 महीने की तैयारी से प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। पहले तो बोलते थे ना कि शायद प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस नहीं निकलेगा। अब तो स्थिति ऐसी आ गई है कि प्रीलिम्स ही नहीं निकलेगा तो मेंस तक तो पहुंचने की आपको कठिनाई ही नहीं आएगी। ये 3 बातें हैं जो कि मेरे अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, सभी लर्नर्स को समझनी ज़रूरी है। नंबर 4 बात जो कि मैं कहना चाहूँगा, जो कि ओवरऑल सबके लिए लागू होती है, इसमें 2 तरह की कैटेगरीज आती हैं, 2 श्रेणी के लोग आते हैं। और ये नंबर 4 बात बेसिकली आती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। नंबर 1 आर्थिक स्थिति में नंबर 1 में उन लोगों के बारे में बात करूंगा जो कि ज़्यादा इससे प्रभावित होंगे। वो वाले बच्चे, वो वाले लर्नर्स जो कि 2nd, 3rd या 4th अटेम्प्ट दे रहे थे, जिन्होंने सडनली देखा कि यूपीएससी का पेपर इतना कठिन आया है कि अब प्रीलिम्स भी हमारा नहीं होने वाला है। दोस्तों, आपके केस में मैं आपको कोई राय नहीं दे सकता। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जो भी आपका नेक्स्ट स्टेप होने वाला है, प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ बातचीत कीजिए। 1-2 दिन ले लीजिए, 2-3 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, आपने बातचीत कर भी ली होगी। 1 आध दिन और ले लीजिए, पेरेंट्स के साथ बातचीत कीजिए कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए। अगर बैकअप प्लान रेडी नहीं था तो रेडी करना शुरू कर दीजिए, अगर रेडी था तो उसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दीजिए कि मुझे ये वाली नौकरी करनी है, या फिर मुझे यहाँ पर जाकर के ये काम करना है, या फिर ये वाले पेपर की तैयारी करनी है। उसमें एक चीज मैं कह सकता हूं कि 1 महीने का समय और है आपके पास। एपीएफसी का पेपर आने वाला है, अगर आपने उसका फॉर्म भी भरा हुआ था, अगर आपके पास एज लिमिट थी तो आप वो भी कर सकते हैं, वो वाले पेपर को जाकर के दे सकते हैं। लेकिन उसके बाद डेफिनेटली एक बैकअप प्लान को रेडी कर लीजिए अगर फाइनेंशियल कंडीशंस आपको अलाउ नहीं करती हैं। अगर करती हैं तो यस, उस केस में फिर जो मैंने पहले बातें बताई हैं वो आपके लिए लागू होती हैं कि कैसे अपने आप को अपडेटेड रखना है, कैसे मटेरियल को अपडेट करना है, वो सब बातें लागू होती हैं। 2nd नंबर पे मैं उनके लिए बात करना चाहूंगा जो कि पहली बार इस मैदान में उतर रहे हैं। नंबर 1 जो पहली बार इस यूपीएससी के स्टफ मैदान में उतर रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज यही है कि देखिए, डरना नहीं है।
आपने वो सुना होगा कि दंगल लड़ने से पहले डर से लड़ना पड़ता है। तो देखिए, डर से आपको लड़ना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि पेपर इस तरह का आता है, इस तरह की तैयारी हमें रिक्वायर्ड है। और आप ये सोचो ना कि आपको लग रहा है कि प्रेशर आपके ऊपर है, हमारे बारे में सोचो, हम भी अध्यापक हैं, हम भी टीचर्स हैं। आपको क्या लगता है हमारे ऊपर प्रेशर नहीं आया है? हम सभी लोग बहुत ज्यादा, हम भी डरे हुए हैं कि अगर इस तरीके का पेपर आता है तो आखिरकार रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए, बिकॉज हम भी तो अकाउंटेबल हैं उन बच्चों के लिए जिनको हमें पढ़ाना है। तो हमें भी तो देखना होगा, जिस तरह के क्वेश्चंस अभी यूपीएससी एग्जाम में आए हैं वो वाले क्वेश्चंस अब यूपीएससी के टेस्ट सीरीज में आना शुरू हो जाएंगे। तो आपको समझ आ जाएगा, आपकी तैयारी उस तरीके से होने लग जाएगी। इनफैक्ट आप तो ये मानिए कि आप बच गए कि अगले साल आपने देख लिया कि इस तरह का पेपर अगर आता है तो अगले साल अगर इस तरह का पेपर आएगा तो हम डील करने के लिए तैयार होंगे, हम सक्षम होंगे, और आपको सक्षम हमें बनाना है। तो डरना नहीं है, एक चीज को समझना है, शॉर्टकट्स नहीं है। 2-3 साल या 1.5-2 साल की तैयारी आपको चाहिए ही चाहिए। जो भी है, मैं सब्जेक्ट वाइज बात नहीं करने वाला हूं कि इकोनॉमी के लिए, पॉलिटी के लिए क्या करें, ज्योग्राफी के लिए क्या करें, वो सब बातें मैं इस वीडियो में नहीं करना चाहता हूं। मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि एक तो आपको अपना एग्जामिनेशन को अप्रोच करने का तरीका ही बदलना होगा। नंबर 1 चीज तो यही है। और उसके बाद जो माइंडसेट है उसको बदलने की जरूरत है, तभी जाकर के इस एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर पाएंगे, तभी जाकर के आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि आपका कोई भी स्टेज यहां पे नहीं रुक रहा है। एक बात जो कि शायद जिनका पहला अटेम्प्ट था, जिनके लिए ये बहुत बड़ा झटका था, बिकॉज वो अभी तक चीजों को अलग तरीके से देखते आ रहे थे, अलग तरह के पेपर्स देखते आ रहे थे, उनके दिमाग में जो डाउट आ रही होगी, उनके लिए मैं जो फाइनल बात कहना चाहूंगा, जो कि पांचवी बात है मेरे द्वारा, वो ये है कि मोटिवेटेड कैसे रहें। दोस्तों, ये मोटिवेशन की बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। आई एम अ पर्सन जो कि बहुत ही रियलिस्टिक है। आपने मेरे को देखा भी होगा, मेरी पढ़ाने के तरीके में भी आपने देखा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा रियलिस्टिकली चीज़ों को अप्रोच करता हूँ। तो मैं यहाँ पर भी यही कहना चाहूँगा कि मोटिवेशन सुबह उठ के काम करने के पहले आप लोग जो ढूंढते हैं ना, वो ही गलत है। आपको सुबह उठकर काम करना चाहिए। जब आप काम कर लेंगे ऑटोमेटिकली आपके अंदर मोटिवेशन आ जाएगी। आपने मान लीजिए ज्योग्राफी के 5 टॉपिक्स करने हैं, अगर आपने आज 5 टॉपिक्स में से 3 टॉपिक्स कर लिए, तीसरे टॉपिक करने के बाद ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाएगी, चौथा 5वां टॉपिक फिर अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि मेरे को टॉपिक नंबर 1 शुरू करने के पहले मोटिवेशन चाहिए, तो वहां पर मोटिवेशन आपको नहीं मिल सकती है। मोटिवेशन आपका एंड पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। आई डोंट नो कि बच्चे इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते हैं। जब आप 3 चैप्टर्स कर लेंगे, एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट आएगी, एक सेंस ऑफ कंप्लीशन आएगी आपके अंदर कि ये मैंने कर लिया है। इसीलिए उसके बाद जब आप फिर अगले टॉपिक्स को करने जाएंगे तो वो जल्दी हो जाएंगे, आपको जल्दी अब्जॉर्ब होंगे, जल्दी समझ भी आएंगे। दैट इज वेयर आपको मोटिवेशन आना शुरू होगी। इस चीज को समझने की आवश्यकता है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका ये पहला अटेम्प्ट था और बड़ा झटका लगा है। तो आई थिंक मैंने सभी तरह के लर्नर्स के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस किया है। एक जो पॉइंट है जो कि सभी के लिए आता है, भले आप फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हो, भले आप दूसरा देने वाले हो, भले चौथा 5वां देने वाले हो, भले वर्किंग प्रोफेशनल ही क्यों ना हो, ईमानदारी से काम करो, ईमानदारी से पढ़ लो आगे, ठीक है। बिकॉज अब ये छोटे मोटे ट्रिक्स एंड टिप्स काम नहीं करने वाले हैं। यू नीड टू बी वेल प्रिपेयर्ड कि आपको लंबा समय देना पड़ेगा, ठीक है। शॉर्टकट्स नहीं काम करने वाले हैं। वही बात जो मैंने पहले कही, वही बात को ध्यान रखिए। और फिर से जो बच्चे चौथा अटेम्प्ट या 5वां अटेम्प्ट दे रहे थे, अपनी स्थिति को समझिए, अपनी स्थिति से रूबरू हो जाइए, अपने माँ बाप से बात कीजिए कि आगे क्या करना चाहिए। उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, आपकी स्थिति, आपके सर्कमस्टांस आपको बताएंगे कि आगे आपको क्या करना है। उम्मीद करता हूं कि मैंने बहुत सारे बच्चों के कुछ डाउट्स हैं जो कि यहाँ पे क्लियर किए हैं, कुछ मेंटल डाउट्स हैं जो कि यहाँ पे क्लियर किए हैं। एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपको पेपर टफ लग रहा है ना, तो ये सभी के लिए था। वो क्यों? क्योंकि इस साल भी मेंस होगा, इस साल भी इंटरव्यू होगा, इस साल भी फाइनल लिस्ट आएगी, इस साल भी मेंस में वही 13-14 हजार लोग जो अपियर होते हैं वो होंगे ही होंगे, और इस साल भी कुछ लोग आईएएस बनेंगे, कुछ लोग आईपीएस बनेंगे। तो ऐसा नहीं कि पेपर कठिन है तो किसी का नहीं होगा, कि पेपर कैंसिल हो जाएगा या पेपर अल्टीमेटली किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो वो तो होने ही वाला है ना, इस साल भी होगा, अगले साल भी होगा। बस हमें हमारे माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। जो लोग पहली बार तैयारी शुरू करना चाहते हैं,
उनको बताना चाहूंगा, एक छोटा सा मैसेज है आपके लिए दोस्तों। अग्निपथ बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है, जो कि स्पेसिफिकली इस चीज को ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया गया है। बहुत सारे वो बच्चे हैं, बहुत सारे वो विद्यार्थी हैं जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो ये इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो कि लॉन्च किया गया है। केवल और केवल आपको 8,000 रुपए में ये पूरा का पूरा बैच अवेलेबल होने वाला है। इसमें मैं आपके लिए लूंगा फिजिकल ज्योग्राफी एंड साइंस एंड टेक, मेरे द्वारा पढ़ाई जाएगी, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी की क्लासेस आपकी शुरू होने वाली है 16 जून से। बैच कल से शुरू हो जाएगा, क्लासेस शुरू होने वाली है 16 जून से। इसमें मेरा कोड यूज कर सकते हैं आप ANI UPSC, और आप इस बैच में आकर के एनरोल कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जो कि चाहते हैं कि हमें वन स्टॉप सोल्यूशन चाहिए, हमें बहुत पैसा नहीं लगाना है, बिकॉज हमारे घर के हालात उस हिसाब से नहीं है, लेकिन हमें अच्छे एजुकेटर से, अच्छे टीचर से हमें पढ़ाई भी करनी है, अच्छा कंटेंट भी हमें लेना है, तो वो सभी चीजें आपको यहाँ पर अवेलेबल होने वाली है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। एंड फिर से वही बोलना चाहूंगा, अगर दंगल में लड़ना है ना, तो सबसे पहले अपने अंदर का जो डर है उससे आपको लड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।